कि इन मदरसों के पाठ बंद हो जाएं, दरवाजे बंद हो जाएं। ये वोट ढूंढ रहे हैं, विकास नहीं ढूंढ रहे हैं, तालीम नहीं ढूंढ रहे हैं, शिक्षा नहीं ढूंढ रहे हैं। आपकी कुदृष्टि जरूर उन मदरसों के ऊपर है कि जो मदरसे मुफ्त तालीम देने का काम करते हैं। मुफ्त जो कमेटी शूरा खुद चलाती है उनमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये सरकार उसके अंदर घुसना चाहती है, उसमें घुसपैठ करना चाहती है। क्या वीर सावरकर ने 32 बार माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से? उन्होंने तिरंगे का अपमान किया। जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, ये वही मनुस्मृति लागू होने वाली है कि कौन किताब को हाथ लगाएगा और कौन किताब को हाथ नहीं लगाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी एक आदेश जारी किया है जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का अब सर्वे होगा। अब इधर तो मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया और दूसरी तरफ इस पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यह तो एक तरह से मिनी NRC है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी मज़ाहिर राणा जी मौजूद हैं। चौधरी मज़ाहिर राणा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आप ऐसे मुद्दों पर उठ करके बात करने का काम करते हैं जो कम ही लोग इनकी सोच रखते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो मदरसे हैं, मतलब ये इनके प्रकार कितने हैं? मदरसा एक ऐसा है कि जो सरकार से मदद नहीं लेता, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसे मदरसों को इनरोल्ड किया गया कि जो सरकार से मदद लेकर के अरबी मदरसा बोर्ड बनने का काम हुआ। और अरबी मदरसा बोर्ड में जितने मदरसे इनरोल्ड हो गए हैं वो सरकार उनको ऐड देती है। सरकार उनसे हिसाब किताब भी मांगती है, उनका ऑडिट भी करती है। हमारा कहना यह है कि एक मदरसा है, आपके द्वारा संचालित है, आप पैसे देते हैं, आप उसके टीचर्स को फीस देने का काम करते हैं, वो आपके हिसाब से चलता है। एक मदरसा ऐसा है कि जो मदरसा आपसे कोई पैसा नहीं लेता, आपसे कोई इमदाद नहीं, मदद नहीं लेता, और वो उन गरीब बच्चों के माँ बाप जो बच्चों का अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, फीस नहीं दे सकते, उनको मुफ्त तालीम देता है और मुफ्त खाने का इंतज़ाम उनका करता है, मुफ्त उनके रहने का इंतज़ाम करता है। आप अपने मदरसों को तो संभाल नहीं पा रहे हो, अपने मदरसों के टीचर्स का तो हिसाब नहीं रख पा रहे हो, अपने मदरसों का तो आप कितनी तनख्वाह देते हैं और उनको कितनी तनख्वाह मिलती है, बीच में कितनी कटौती होती है, जितना भ्रष्टाचार है आपके स्तर पर, आप उसको तो देख नहीं पा रहे हो। लेकिन आपकी कुदृष्टि जरूर उन मदरसों के ऊपर है कि जो मदरसे मुफ्त तालीम देने का काम करते हैं, मुफ्त शिक्षा देने का काम करते हैं, और ऐसे बच्चों को देने का काम करते हैं जिन बच्चों के पास पैसा, फीस देने का पैसा नहीं है, किताब खरीदने का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मदरसों का सर्वे करना चाहते हैं तो मदरसे खुले हुए हैं। मदरसा के अंदर कोई छुपी हुई बात नहीं है। किसी भी मदरसे के अंदर, दरसगाह के अंदर, किसी भी कमरे के अंदर जहाँ पर बच्चा बैठ करके पढ़ते हैं, वहाँ किवाड़ नहीं लगे हुए हैं, वहाँ कोई तिजोरी नहीं रखी हुई है कि सब कहीं से उस पर जो है पैसे उसमें गबन के उसमें रख रखे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं कि आइए आप मदरसों का सर्वेक्षण कराइए, और उन मदरसों का सर्वेक्षण कराने के बाद आप भी अपने स्कूलों के अंदर, आप भी अपने कॉलेजों के अंदर उस तरीके की शिक्षा का इंतज़ाम करें। हम बहुत दिनों से एक आवाज़ उठा रहे हैं, कक्षा 10-12 तक जो ना मुफ्त और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। आपने भी, जब आप विपक्ष में होते थे तो आपकी पार्टी ने भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला करके समाजवादियों की आवाज़ उठाई थी। आपकी सरकार देश में भी और प्रदेश के अंदर भी है। क्या आप कक्षा 12 तक मुफ्त और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का काम करोगे? अगर आपके अंदर मुद्दा है तो आइए सर्वेक्षण कीजिए आप अरबी मदरसों का भी, आप सर्वेक्षण कीजिए अरबी यूनिवर्सिटीज़ का भी। हम आपका स्वागत करते हैं। कोई चीज़ मदरसों के अंदर छुपी हुई नहीं है।
हर चीज़ की पारदर्शिता है। मेरा अब आपसे सवाल ये है, अभी आपने बताया कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो सरकार की सहायता से चल रहे हैं और कुछ मदरसे ऐसे हैं जो मदरसों का जो खर्चा है उसे स्वयं ही वहन कर रहे हैं, मतलब इनके संचालन में कुछ अंतर है क्या? देखो, जहाँ तक संचालन का सवाल है, जो सरकार मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसे चलवा रही है उनकी जिम्मेदारी सरकार की है। कितने टीचर रखे जाएंगे, कितने टीचर नहीं रखे जाएगा, कौन टीचर होगा, कौन टीचर नहीं होगा, उनको कितनी तनख्वाह होगी, कितनी तनख्वाह नहीं होगी, ये सरकार का आउटलुक है। उसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा, क्या सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, ये सरकार का आउटलुक है। एक मदरसा ऐसा है जो शूरा के द्वारा चला जाता है, कमेटी के द्वारा चलाया जाता है। कमेटी ही उसका बजट पास करती है, कमेटी उसकी बिल्डिंग का बजट पास करती है, कमेटी उसके खाने का बजट पास करती है, कमेटी ही किताबों का और कागज़ों का बजट पास करती है। और उस बजट का इंतज़ाम भी कमेटी ही करती है, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। इसलिए वो मदरसे जो कमेटी शूरा खुद चलाती है उनमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये सरकार उसके अंदर घुसना चाहती है, उसमें घुसपैठ करना चाहती है। इससे अपने मदरसे नहीं देखे जा रहे कि इंटर कॉलेज सही चल रहा है या नहीं चल रहा, हाई स्कूल सही चल रहा है नहीं चल रहा, जूनियर हाई स्कूल सही चल रहा है नहीं चल रहा, वक्त पर उनकी एग्ज़ाम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नहीं सोचने का कोई काम करते हैं। ये इन्होंने जिस तरीके से नए नए सब्जेक्ट ला करके ऐसे लोगों की कथाओं को उसमें शामिल कर दिया जिन लोगों का 5 मिनट का भी योगदान इस देश के विकास में नहीं है, जिन लोगों का भी योगदान 5 मिनट का भी इस देश को स्वतंत्र कराने में नहीं है, ये उन लोगों को हीरो बनाना चाहते हैं। लोगों से उनकी कहानियां सुनना चाहते हैं। जैसा अभी एक सब्जेक्ट मैंने देखने का काम किया, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हो रहा कि साहब ये वीर सावरकर को एक चिड़िया के पंखों में बिठा करके उड़ते हुए पंछी के उसमें दिखाने का काम कर रहे हैं और किताब उसके हाथ में, कलम उसके हाथ में, वो कुछ लिखने का काम कर रहे हैं। क्या योगदान है वीर सावरकर का? क्या इस देश की आज़ादी में वीर सावरकर का योगदान है? क्या वीर सावरकर ने 32 बार माफ़ी नहीं मांगी अंग्रेजों से? तो ये सवाल ये है कि ये इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ मरोड़ करके रखना चाहते हैं। और उन लोगों का, जिन लोगों का देश से कोई मतलब नहीं है, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन लोगों ने सती प्रथा कानून की मुखालफत की, जिन लोगों ने इस देश के विकास को विनाश में बदलने का काम कर दिया दोबारा से फिर, ये उन लोगों के इतिहास को महिमा मंडित करके पढ़ाना चाहते हैं बच्चों से, उनके इतिहास को बदल करके उनको हीरो बना करके देना चाहते हैं। इसलिए इनकी निगाहें अपने स्कूलों के और मदरसों की तरफ नहीं है, इनकी निगाहें उनके ऊपर है कि इनके पास वोट प्राप्त करने का कोई साधन नहीं रहा है। ये इस देश की मेजॉरिटी को खुश करना चाहते हैं कि देखो हम वो काम कर रहे हैं कि जिससे ये माइनॉरिटी का एक बड़ा तबका, इनके मदरसों पे भी चोट हम मार रहे हैं, इनके मसाजिद पे भी हम चोट मार रहे हैं, इनके सब उन कामों पर भी हम चोट मार रहे हैं। ये जिससे इसमें सिर्फ ये वोट ढूंढ रहे हैं, विकास नहीं ढूंढ रहे हैं, तालीम नहीं ढूंढ रहे हैं, शिक्षा नहीं ढूंढ रहे हैं कि बच्चे पढ़ेंगे, काबिल होंगे या नहीं होंगे। ये तो इस देश की अर्थव्यवस्था को भी ठप करना चाहते हैं और संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। ये कदम संविधान की समाप्ति की तरफ जा रहा है इनका। मतलब सरकार का ये जो कदम है, आपके हिसाब से जो बहुसंख्यक हैं उन्हें खुश करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है? देखो, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। जब जब भी ये माइनॉरिटी के एक बड़े तबके के ऊपर हमला बोलते हैं तो ये केवल इनका मकसद ये होता है कि जिससे बहुसंख्यक लोग खुश हो सकें। दूसरा, इनका माइनॉरिटी के ऊपर हमला बोलने का एक कारण और यह है कि ये मौजूदा संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, एक नया संविधान लाना चाहते हैं। रोज़ाना एक नया संविधान, नई धाराएं जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कुछ दिनों में पूर्णतः इनकी निगाहें खेती के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि खेती इस देश का सबसे बड़ा उद्योग है, जिनमें खरबों अरबों हज़ार रुपया जो है ना पैदा किया जा सकता है। इसलिए जो नई ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बनाई अडानी और अंबानी की, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को ये खेती पर भी बिठाना चाहते हैं। और ये खेती पर तब कब बैठेगी
जब शिक्षा का ह्रास होगा, जब शिक्षा ख़त्म होगी, जब कॉलेज ख़त्म होंगे, जब मदरसे ख़त्म होंगे, जब लोग अनपढ़ हो जाएंगे, तो तभी तो उस बड़े उद्योग पर कब्जा करा सकते हैं अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी क्या कर रही है? रेलवे पर ये काबिज, बैंकों पर ये काबिज, तालीम पर ये काबिज, शिक्षा पर ये काबिज हो जाएंगे। तो अपनी मर्ज़ी से ये किसको पढ़ाएंगे, किसको नहीं पढ़ाएंगे, ये वही मनुस्मृति लागू होने वाली है कि कौन किताब को हाथ लगाएगा और कौन किताब को हाथ नहीं लगाएगा। मतलब आपके हिसाब से सरकार ने तय कर लिया है कि अब जो मदरसे हैं ये सूरा के हिसाब से नहीं बल्कि सरकार के हिसाब से चलेंगे। देखो, मैं अभी इस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ कि सरकार क्या चाहती। सरकार तो ये चाहती है कि इन मदरसों के पाठ बंद हो जाएं, दरवाजे बंद हो जाएं, और हमारे हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से इस देश के अंदर दोबारा से पाठशालाएं शुरू हों। किसको पढ़ने की इजाज़त है, किसको पढ़ने की इजाज़त नहीं है, कौन बैठेगा जा कर के स्कूल के अंदर, कौन जा कर के पढ़ेगा स्कूल के अंदर, जिससे ये अपने तरीके से अपने एजेंडों को तय कर सके। इसीलिए इन मदरसों के ऊपर भी इनकी कुदृष्टि है। सरकारी स्कूलों को क्यों बंद कर रहे हैं? अभी हरियाणा में सुना आपने? हरियाणा में कितना बड़ा डिसीजन लिया है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कि जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा उसे 500 रुपये फीस देनी होगी, और जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाएगा उसे हम 1100 रुपये छात्रवृत्ति देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल चलाती है, उन सबको ये समाप्त करना चाहती है, और ये उसको प्राइवेटेशन करना चाहती है, तालीम का भी, शिक्षा का भी, कि जिससे सरकार का कोई नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से उन स्कूलों को, मदरसों को चला सके। अभी ओवैसी ने ये जो निर्णय सरकार ने लिया है इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया है और कहा है कि यह तो एक तरह से मिनी एनआरसी है। तो आप उनके इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखो, मैं तो इससे भी आगे जा कर के बात करता हूँ। मैं तो समझ नहीं रहा मिनी एनआरसी क्या है। उनका तो मकसद ही है येन केन प्राकीण श्याम दाम दंड भेद, कोई भी नीति अपनानी पड़े। उन्होंने वो कानून, जो कानून उन्होंने पास कर दिया, वो जिद है कि उसे हम लागू करके छोड़ेंगे। वो बात दूसरी है कि वो बाद में मुखी खाते हैं, जिसे किसानों के 3 कानून पास किए थे। जिद थी उन्हें कि हम लागू करेंगे, लेकिन मुबारकबाद देना चाहता हूं किसानों ने कि उन्होंने इस सरकार को घुटने के बल चलवा करके रेंगने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने वो कानून वापस लिया। इसलिए ये कानून तो लागू ही करना चाहते हैं, सीधा ना करके, कान सीधा ना पकड़ करके घुमा करके पकड़ना चाहते हैं। ओवैसी साहब तो मिनी एनआरसी कहते हैं, मैं तो इसको कहता हूं कि एनआरसी का भी एक पार्ट है, ये उस कानून का एक पार्ट है। ये सीधा ना करके, इसको क्या सीधे में ज़बरदस्त विरोध होगा। इन्हें तो किसी भी तरीके 2024 का चुनाव कराना है, और 2024 का चुनाव इनके पास सांप्रदायिक एजेंडा कोई नहीं रहा है। इनके पास केवल और केवल अगर एजेंडा है तो वो यही तो एजेंडे पैदा करेंगे ये, कि इससे मुसलमान सड़क पर आ जाए, विरोध करने के लिए आ जाए, और साहब मेजॉरिटी को हम भुना लें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान मदरसों का वो कर लें या किसी और का आप वो कर लें, मुसलमान का दिल खुला है, दिमाग खुला हुआ है। आप जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहे चैलेंज है आपका, आप उस तरीके की इंक्वायरी कर लो, जैसे चाहे आपके उस कर दो, मदरसों का अवलोकन करा लो, जो तुम्हारी समझ में वो करा लो। हम इससे पजल्ड होने वाले नहीं हैं, लेकिन हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए हत्तुल इनकाम कोशिश, अपनी ताकत से बाहर जा कर के भी इस देश को बचाने का काम करें, क्योंकि देश बचेगा तो किसान, मजदूर, दस्तकार, बुनकर, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, इस देश का हर नागरिक बचने का काम होगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से इन तमाम लोगों से कि आप अंधे होना बंद कर दो, आंखें खोलो। संविधान टूटेगा तो हमारे घरौंदे टूट जाएंगे। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी मुजाहिर राणा जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि सरकार ने मदरसों के सर्वे का जो आदेश दिया है यह केवल और केवल मदरसों के दरवाजे बंद करने के लिए दिया गया आदेश है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।